मेरा भाई वहाँ लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है, मेरी माता अकेली घर पे है और 10 दिन से पुलिस हर 2 घंटे के भीतर 2 गाड़ियाँ जाती है कि आपका बेटा आतंकवादी को लाओ कहाँ है। मैं आतंकवादी हूँ। 30% रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या पैरामिलिट्री के लोग हैं यहाँ पर, वो खालिस्तानी हैं। मेरे ग्रैंडफादर आज़ाद हिंद फौज में थे। 400 से ऊपर ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। आज मेरे फादर फौज में थे। इन्होंने देश को बचाने के लिए हर बार आगे होकर लड़ाई लड़ी है। भाई ने पटियाला में टेररिज्म में अपनी शहादत दी। ही वाज आईपीएस ऑफिसर। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब पूरी बीजेपी और बीजेपी के साथ वाले लोग हैं जो उन किसानों की हत्या के सब के सब उसके अंदर शामिल हैं। 50% लोगों के बच्चे फॉरेन के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। अपने बच्चे को अपने माँ बाप से दूर रखना और माँ बाप को अपने बच्चे से दूर रहना। जान जाए तो जाए, लेकिन आंदोलन नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रविवार शाम तक तो सीज फायर है, यानी रात तक मीटिंग चलेगी, तो रविवार रात तक तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। लेकिन जब बैठक हुई और बैठक के बाद माहौल क्या है और आगे आंदोलन कैसे चलाना है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है या निकल सकता है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हैं जो कि कल मीटिंग में भी थे, यहाँ पर मैनेज भी कर रहे हैं। जो महिला किसान आगू ने, थोड़ी थोड़ी पंजाबी आ गई देखो मुझे भी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो रमनदीप जी हैं, हमारे मोदी साहब हैं, मैडम जी हैं, और भी सब लोग हैं यहाँ पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आगे कैसे आंदोलन को ले जाना है। रमनदीप जी, बैठक के बाद यहाँ जो लोगों से सेंटिमेंट है, जो लोगों से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिना एमएसपी की गारंटी के कानून बनाए तो हम नहीं जाते हैं। क्या कोई बीच का रास्ता आप लोग निकाल पाएंगे? अगर निकला तो क्या यहाँ पर लोगों को स्वीकार होगा? ऐसे सौरभ जी, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, वो बीच का रास्ता वाले अलग हैं। यहाँ बीच का रास्ता वाले नहीं हैं। यहाँ तो जो हमारा हक है वो लेने वाले हैं और वो लेके रहेंगे। और अभी मैं तो कहूँगा अच्छी बात है कि ये वाली जो मीटिंग है संडे वाली, तो हमें तो आशा है कि उस दिन जो हमारा इशू है वो हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ से वापस चले जाएंगे। अगर नहीं हुआ फिर यहाँ से आगे चलेंगे। बात इतनी है कि मोदी जी के पास एप्लीकेशन लगानी है हाथ जोड़ के कि जी आपने वादा किया था, जो 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 हमारा एमएसपी लॉ है आप हमको दे दो, इतनी बात है। और इसके आगे बात ही कोई नहीं। इसके आगे बात कोई नहीं यार। एमएसपी के गारंटी का कानून बनाना आपको लग रहा है कि आप लोग मना लेंगे? क्योंकि ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि सरकार तमाम चीज़ों पर बात मान रही है। अभी बात भी कर लेंगे, अभी बताएंगे। कल मीटिंग में थे, 2 मीटिंग में आप भी थे, कल आप भी मीटिंग में थे। तो सरकार कानून बनाने को लेकर के तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आती। देखो, मेरी फिर हाथ जोड़ के बेनती कि एमएसपी इज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट अनाउंस करती है। एमएसपी इज वो जो प्रोपेगेटेड बाय द गवर्नमेंट की भाई हम फार्मर्स को एमएसपी देते हैं, वो हमको मिलती नहीं। इसका कानून चाहिए। हमें तो पूरी आशा है कि मोदी जी बना देंगे। मोदी जी बना देंगे, आपको पूरी आशा है? बिल्कुल बिल्कुल। और संडे नहीं आश्वासन दिया तो फिर अगली दौर की मीटिंग के लिए बोल दिया, 2 दिन बाद अगली दौर की मीटिंग होगी। तो मीटिंग में दौर में टाइम बढ़ता गया तो फिर तो यहाँ पे थोड़ा ना बैठे रहेंगे फिर इतना दिन। हमको जब तक वहाँ से पॉजिटिविटी दिखती है उस टाइम तक बैठे हैं। जहाँ पे पॉजिटिविटी ना दिखी तो फिर जाएंगे मोदी जी के पास। मोदी जी के पास जाने के लिए तो बहुत दूरी है, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी है। आप कहाँ से आए हो? आपका नाम बताइए पूरा। मैं सुखविंदर कौर, रामपुरा फूल, बठिंडा जिला। बठिंडा से आई हैं आप। आप भी अपने लोगों को लेकर के यहाँ पर आए? मैंने देखा जब आप आए तो लोग सब रुक गए, आप गाड़ी से उतरे, सब मिले आपसे। जब पहले दिन आप यहाँ पर पहुँची थी तो क्या सेंटिमेंट है अभी? हाँ, हम पूरा अपना संगठन लेके जहाँ आए हैं, वीकेयू क्रांतिकारी। तो सब लोग आगे जाने के लिए और ये मांग को पूरा कराने के लिए लड़ रहे हैं और पूरे दिल से लड़ेंगे। हम दिल से लड़ेंगे। अच्छा, ये मोदी साहब, यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ तो लोग ये कहते हैं हम मर जाएंगे, हम गोली खा लेंगे, पर पीछे हटने का सवाल नहीं है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग या पंजाब के लोगों ने क्या ठेका ठा लिया है नहीं, पूरा देश बोल नहीं रहा। एक विचार होता है, चाहे वो पिछली लंबी जो हिस्ट्री है सैकड़ों साल की,
जो ये लोग हैं पंजाब के, इन्होंने देश को बचाने के लिए हर बार आगे होकर लड़ाई लड़ी है। ये उदाहरण के तौर पर आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इन लोगों का विचार है कि पूरी दुनिया की लड़ाई लड़नी है, पूरी अवाम की लड़ाई लड़नी है, पूरे देश की लड़ाई लड़नी है। ये कौम प्रस्त, देश प्रस्त लोग हैं। और जो लोग 10-10 हज़ार के कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है या किसी दवाई के बिना बीमारी के अंदर वो डेथ हो जाती है, चाहे वो बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, उन सब की लड़ाई लड़ने का इनके अंदर हौसला है, इनके पास एक विचार है। अपने लिए दुनिया लड़ती है, इनको सल्यूट है लोगों को, पंजाब के लोगों को। ये पूरी देश की लड़ाई लड़ते हैं और जहाँ सरहद के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं, वहीं चाहे सैकड़ों साल का मुग़लों का राज है, उसको भी इन लोगों ने टक्कर देकर उसको इस देश से बाहर किया। अब्दाली जैसे लोग आए और फिर अंग्रेज़ों का राज रहा। पूरे देश के अंदर उन्होंने ज़्यादा राज किया, लेकिन पंजाब के ऊपर वो ज़्यादा देर राज नहीं कर सके। इन लोगों ने उनको भी यहाँ से भागना पड़ा और उसके बाद वो कहीं भी अपने पैर नहीं जमा सके। ये धरती का फेर होता है, धरती के पानी की बात होती है और इनके पास फिर एक विचार भी है। ये विचार वाले लोग हैं, इसलिए पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको पता है जो हमारे साथी बहन भाई पूरे देश के अंदर, चाहे यूपी है, बिहार है, असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, वहाँ का किसान की जो दयनीय स्थिति है, उनको सबको जो पिछला आंदोलन हुआ हमारा, उसके अंदर जो राब्ता कायम हुआ, जो आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, वो ज़्यादा हुई। और उन सब बातों के ऊपर विचार कर और एक पंजाब के अंदर जो एक धान की फसल अगर कहते हैं हम आपकी धान की फसल खरीदते हैं, अगर 23 फसलों के ऊपर इन्हें MSP मिल जाता है हरियाणा पंजाब के लोगों को। इनका पानी का जो मसला है, सॉइल की जो क्वालिटी है, उसको दोनों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो सरकार कहती है कि यूरिया कम करना है, अगर ये 23 फसलों के ऊपर MSP दे देते हैं, जैसे हम एक फसल दाल की कर लेते हैं, अगर एक फसल दाल की कर ली तो एक फसल को यूरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये हमारी दाल नहीं खरीद देंगे। दाल इसलिए नहीं खरीद देंगे, हमारी सॉइल बचती है, हमारा पानी बचता है, हमारा एटमॉस्फेयर बचता है। किसी की दवाई नहीं बिकेगी कंपनी वाले की, किसी की खाद नहीं बिकेगी। सरकार को सब पता है, सब आंकड़े पता है। अगर हमें MSP मिल जाता है, हम यहाँ पर अलग अलग फसलें करेंगे, तो ये मक्का बीजेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें करेंगे। ये बताइए कि कल सरकार लग रही थी पॉजिटिव, आपको मंत्री लग रहे थे पॉजिटिव कि MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे, पॉजिटिविटी दिखी कानून को लेकर के। बाकी तो कर्ज माफ़ी की बात थोड़ी सी मानते हुए नज़र आ रहे हैं, केस वापस लेने की बात नज़र आ रही है, लेकिन MSP की गारंटी जो आपका मुख्य मुद्दा है, उस पर कुछ पॉजिटिव नज़र आए? काफ़ी देर बाद रात 1:30 बजे के आसपास उन्होंने कहा फिर चलो देखो क्या करना है, कैसे करना है। कहीं लगता है भी अगर कोई भी किसान का जो है ताकत और मनोबल है, वहाँ पर किसी तरह की वो हमारी सेकेंडरी डिमांडें हैं जो वो मानते हैं। कभी भी कोई बातचीत होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू होती है, लेकिन इस सरकार ने उल्टा शुरू किया नीचे से। जैसे हमारी कुछ अपना मुकदमे दर्ज थे किसानों के ऊपर, लखीमपुर खीरी के अंदर न्याय दिलाने वाली बात है। अजय मिश्रा टैनी जो ये बोलते थे कि अगर उसका कहीं नाम आ जाता है तो हम उसे बर्खास्त कर देंगे, लेकिन 120B में उसका नाम है कोर्ट की तरफ से आया हुआ, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब पूरी बीजेपी और बीजेपी के साथ वाले लोग हैं जो उन किसानों की हत्या के सब के सब उसके अंदर शामिल हैं। जो लोग हैं इस तरह की डिमांडें हैं छोटी, वो वे कहते हम कर देंगे, लेकिन जो डिमांड है ये देश के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है। पूरे देश के लोगों को रोज़गार देने की बात है, पूरे देश की दशा को बदलने की बात है। वो MSP गारंटी का कानून ही इस देश की दशा और दिशा को उस पर कुछ पॉजिटिव नज़र आए? देखते हैं। वो कहते थे भी हम जो संडे वाली मीटिंग है हम कोई आपको देते हैं अपनी तरफ से, आप भी अपना। हमने सिर्फ यही बोला कि हमें आंदोलन करने का अधिकार दे दें, MSP दे दें, हमारी ये मांग है बस। MSP दे दें, ये एक बात है। और ये बात जब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर जो नेशनल मीडिया, जो TV मीडिया है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है। सरकारों से हर राज्य में मीडिया इन्फ्लुएंस रहता है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है दिल्ली में, ये लोग खालिस्तान समर्थक लोग हैं, अराजक लोग हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, इनके पास महंगी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने लोग खा रहे हैं, इतने अच्छे फ़ोन हैं। ये सारा कैंपेन जो पिछली बार चला था वो चल रहा है, उसका
कैसे काउंटर करेंगे? ये सवाल पहले अमरजीत जी को बुला दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। जब ना लोगों के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था चलने के लिए, इस पंजाब के लोगों के पास अरबी घोड़े होते थे जिसकी कीमत आज मर्सिडीज से ज़्यादा है। शौक का कोई मोल नहीं होता, मेहनत करते हैं लोग। 50% लोगों के बच्चे फॉरेन के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। अपने बच्चे को अपने माँ बाप से दूर रखना और माँ बाप को अपने बच्चे से दूर रहना। बुजुर्ग मंचे पर पड़े और वो वहाँ पर दिन रात बर्फ़ के अंदर काम करते हैं। अगर किसी ने साफ़ सुथरे कपड़े पा लिए उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। दूसरी बात मैं बता भी देना चाहूँगा, इस आज़ाद जब मान लो गवर्नमेंट अंग्रेज़ गवर्नमेंट का रहा था, तब भी सर छोटू राम ने यहाँ हमें काफ़ी कुछ दिया। लेकिन देश आज़ाद के बाद हमारा शोषण हुआ है। हमने जहाँ पूरे देश का पेट भरने का काम किया, हमारे साथ इन्होंने हमें खाद दिए, आप खाद डालो फसल ज़्यादा होगी। पूरे देश के अंदर अनाज नहीं होता था। धान की फसल की MSP ऐसे नहीं दी इन्होंने हमें। धान इसलिए खरीदा कि इनके पास कोई फसल नहीं होती थी पूरे देश के अंदर। हमारा पानी 1 किलो धान को पैदा करने के लिए कितना पानी लगता है। हमारी ज़मीन को इन्होंने जो जहर घेर कर ज़्यादा बढ़ोतरी करवाई। हमें MSP का लालच धान पे दिया ना, 23 फसलें पे देते हैं, और फसलों पर क्यों नहीं देते MSP? दाल हमारे पास होती है, मक्का हमारे पास होता है, कोई भी फसल जहाँ पर कर लें हम पंजाब की धरती के अंदर, हरियाणा की, कुछ सब कुछ होता है यहाँ पर, कोई समय जानबूझ कर। इसलिए हमारी डिमांड ये है, हम यहाँ पर दूसरी फसल करेंगे। महाराष्ट्र जैसे में जहाँ बिहार है, UP के अंदर पानी है, वहाँ वो हमारे साथी धान कर लेंगे। इन लोगों के पास मेहनत करते हैं, कहीं पर चले जाना पूरे देश के अंदर। मैं बता भी देना चाहूँगा, रात को काम किसान तो करता ही है। नो ये पुराने पंजाब के लोग करते हैं। इस बात को आप देख लेना। आप बिहार में भी चले जाना, महाराष्ट्र में भी चले जाना, 24 घंटे काम करने की कैपेसिटी इस एरिया में ज़्यादा है। मान साहब, खालिस्तानी हो आप? नहीं बोला जा रहा है ना, लिख रहा है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये लोग इनकी बाजी MSP, किसानी तो मुखौटा है, इनकी अलग मंशा है, तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। ऐसा शुक्ला जी, जो मेरे फोरफादर थे, बुजुर्ग थे ना, हिस्ट्री उठा के देखना, जो अंडमान निकोबार को काला पानी बोलते थे, वहाँ पे 90% फांसियाँ वो मेरे बुजुर्गों की है। और वो ना तो फ्रांस के लिए थी ना जर्मनी के लिए थी, हिंदुस्तान के लिए थी ना, खालिस हिंदुस्तानी। अब मैं तो, आपने सवाल पूछा, चलो आया तो गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा, इसको तो मैं जस्टिफाई करना भी पसंद नहीं करता। नहीं गुस्सा क्या, मैं तो इसलिए मैं तो बस आवाज़ दे रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ ना सब। लेकिन मैं बोलूँगा तो कहेंगे देखो इन्होंने खरीद लिया सौरभ शुक्ला को। इसको तो जस्टिफाई करना भी, लेकिन एक नैरेटिव आपको भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो हमने जस्टिफाई नहीं करना, हम जो है हम हैं। मतलब इस सवाल को क्या जस्टिफाई करना है बताओ? लिख रहे हैं लोग 90% फांसियां पंजाब की थी, संयुक्त पंजाब की। अब वो मेरे बुजुर्गों की, अब इसको क्या जस्टिफाई? कि भाई उधम सिंह ने डॉयर को मारा, भगत सिंह ने क्या किया देश के लिए, ये तो उधम सिंह ने क्या लिया, कि वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने क्यों अपना शीश कटवा लिया था, तमाम चीज़ें हैं जो बात कुछ आप बोलना चाह रहे हैं। आज अभी मोदी साहब से बात करें, क्यों, आप क्या कहती हो? देखिए अभी आप थोड़ा आंकड़ों पे जाते हैं। ऑल इंडिया के लेवल पे अभी 17,000 रुपये एक किसान परिवार के ऊपर कर्जा है, ये सरकारी आंकड़ा है। और पंजाब में है 2,95,000। ये कर्जा ऐसे नहीं चढ़ा है, ये कर्जा चढ़ा जब हमने ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इतना ज़्यादा अनाज पैदा किया कि आज तक भी जो हमारा छोटा सा स्टेट 50% 51% कंट्रीब्यूट करते हैं हम देश के कृषि में। हाँ, जो हमारा गेहूं है और जो चावल है वो 21%, हम 2023 का आंकड़ा बोल रहे हैं। अगर ये सब कुछ करना और इसके लिए ये करते हुए लोग खुदकशी तक चले गए, उनकी खुदकशी रुक जाए, MSP मांगना, ये खालिस्तानी होता है तो हम खालिस्तानी ही हैं। ठीक है, बोलिए खालिस्तानी बोलिए फिर।
ये जज्बा देखिए, माता जी को सब पता है, सोच रहे हैं कि महिलाओं को नहीं पता पंजाब की, सब बता दिए कितने % कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या मोदी साहब क्या बोल रहे थे, आप बताओ पूरा जवाब। तिरंगे के अंदर लिपटने वाली हमारे जो जवान हैं वो गिनती ले लो आप, जिसके ज़्यादा तिरंगे के अंदर लिपटे वही होंगे ना देशभक्त तो ज़्यादा। अगर उन लोगों को आप खालिस्तानी बोलोगे, गुस्सा आना स्वाभाविक होगा उन लोगों को। आज नहीं, लंबे समय से ठीक है नैरेटिव सेट करती है सरकार, लेकिन ये नैरेटिव पिछले बार भी चलाने की कोशिश की। आपने बोला कल मीटिंग में ये बात? हाँ बोला, हमने बोला क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? जो आपने इतना हमारे साथ जो उनको दिखाए, इतने बड़े बड़े वोटी मानवता के लिए है ही नहीं वो। और क्या ये बैरिकेड लगाकर यहाँ पर इतना रास्ता रोककर पूरी आवाम को दुखी किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है? हमें एक प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है, संविधान के तौर पर है ना। दूसरी बात, जो हमारी डिमांडें हैं वो हमारी डिमांडें कोई बाहर की नहीं है। बीजेपी विपक्ष में थी तब कहती थी ये होना चाहिए, और जब सत्ता में आई तब इनके मैनिफेस्टो में थी यही डिमांडें। वो फिर जब वो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी डिमांड डाली वो खालिस्तानी थे। जब वो विपक्ष में ये कहते थे कांग्रेस को ये करो, क्या वो खालिस्तानी थे? जो डिमांडें बीजेपी कहती थी विपक्ष में रहकर वही तो हम मांग रहे हैं ना। ठीक है, सरकार मीडिया का सहारा लेती है, लेकिन पिछला जो आंदोलन हुआ पूरे देश का किसान, पूरे देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं भी ये कौन है, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन आप समझिए कि मैंने पिछला आंदोलन भी पूरा कवर किया, पहले दिन से यहीं से पूरा आखिरी दिन तक, जब तक आप लोगों को MSP नहीं मिली। लखीमपुर तमाम जगहों पर आप लोग जंतर मंतर जाते थे बस में बैठ करके, कैसे क्या सारी बातें, और सब लोग जानते हैं। ये तो तय है कि ये लोग यहाँ से पीछे वापस नहीं जाएंगे। सरकार को भी बात पता है, जब ये जज्बा हो कि मैं गोली खा लूँगा, मर जाऊँगा, क्यों? बिल्कुल जी। क्या कह रहे थे अभी मुझसे आप पहले? मैं कहा हक, हम चांद नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। इसके लिए मरना भी पड़ा तो मरेंगे। तो अब ये सोच के यहाँ पर आए हैं तो ऐसे तो वापस जाएंगे नहीं। अच्छा, आप बदनाम करोगे, आप कोई कैंपेन चलाओगे इनके अगेंस्ट, तो और नाराज़गी आएगी और क्रोध आएगा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। अब जितना टकराव बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, मौके मिलेंगे। खालिस्तानी कहा जाएगा, एंटी नेशनल कहा जाएगा, कोई कहेगा ये महंगी फ़ोन क्यों है, कोई कहेगा महंगी गाड़ी क्यों है, कोई कहेगा इतने महंगे ट्रैक्टर क्यों है। मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि जब कुछ सब ठीक हो जाए ना तो 4-5 दिन पंजाब में आके रह लें, पंजाब के लोगों को समझें, उनका कल्चर समझें, उनकी मानसिकता समझें, उनका इतिहास समझें, तब आप समझ पाएंगे कि ये आंदोलन क्या है। अच्छे बुरे से ज़्यादा जो तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि आंदोलन होंगे, ख़त्म होंगे और होते रहेंगे, लेकिन जो दिल की दूरी आ जाएगी ना कि हम क्या सेकंड ग्रेड के सिटीज़न हैं, आप हम पर वो ताकत और वो बल प्रयोग कर रहे हैं जो उग्रवादियों के खिलाफ़ किया जाता है, और हम तो देशभक्त लोग हैं। अब यहाँ पर आप लोगों में सबके परिवार में लोग फौज में होंगे? हाँ जी, मेरे फादर फौज में थे। आपके फादर फौज में थे? हाँ। लो बताओ। लो, मैं खालिस्तानी। मेरे ग्रैंडफादर आज़ाद हिंद फौज में थे। लो, ग्रैंडफादर आज़ाद हिंद फौज में थे जी। तो मतलब यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं मेरे फादर पुलिस में। फादर पुलिस में। मेरे भाई ने पटियाला में टेररिज्म में अपनी शहादत दी है। ही वाज IPS ऑफिसर, माय फर्स्ट कजन, ही वाज गन डाउन इन टेररिज्म। ठीक है, तो हम खालिस्तानी कैसे हो गए? ही वाज यंगेस्ट IPS ऑफिसर देन, SSP पटियाला, एंड ही वाज गन डाउन इन पोलो ग्राउंड्स। तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा। और मेरा ब्रदर लेह लद्दाख में अभी भी ड्यूटी कर रहा है इस टाइम पे। लेह लद्दाख में भी ड्यूटी कर रहा है मेरा छोटा भाई, जो मेरे से 3 साल छोटा है। और मैं हरियाणा से हूँ। चलो पंजाब वालों को बोलते हो, पगड़ी वालों को खालिस्तानी है, हरियाणा वालों को क्या बोलोगे? और सबसे बड़ी बात, कलम पर बंदूक का पैरा है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, और मेरा भी ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया, फेसबुक अकाउंट उड़ा दिया, जिसको हम ये बता सकते थे खालिस्तानी है कि किसान है। कौन हम, क्या लिखा था उसमें? मैंने देश के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भाई
तिरंगे में लिपट के भी आ सकता है। क्या उस दिन भी उसको खालिस्तान का भाई बोलोगे? ऐसा कब तक बोलोगे आप, मुझे नहीं पता। क्या इससे देश जुड़ेगा? ये कहते हैं अखंड भारत, मुझे नहीं लग रहा अखंड भारत ऐसे बनेगा। ये कह रहे हैं पाकिस्तान को भी हम मिला लेंगे, बांग्लादेश को मिला लेंगे। अरे पहले भारत को तो बचा लो। आपने पाकिस्तान अलग कर दिया, और मेरा भाई वहाँ लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है, मेरी माता अकेली घर पे है, और 10 दिन से पुलिस हर 2 घंटे के भीतर 2 गाड़ियाँ जाती है कि आपका बेटा आतंकवादी को लाओ। कहाँ है? मैं आतंकवादी हूँ। ठीक है, मैं आतंकवादी हूँ तो मेरा भाई भी आतंकवादी, फिर उसको भी हटा दो बॉर्डर से। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप यहाँ पर हेड काउंट कर लीजिए। 30% रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या पैरामिलिट्री के लोग हैं यहाँ पर, वो खालिस्तानी हैं जिन्होंने सारी उम्र देश के लिए सरहद पे काट दी, अपने परिवार से दूर। 30% मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ पर हेड काउंट कर लीजिए। वो पागल हैं क्या लोग? बहुत आसान होता है कहना। क्या कहोगे? मतलब शायद आप जब बात किसी के कहने पे नहीं ना समझोगे, वो लोग बोल नहीं रहे थे, बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना ना, तो सोचिए सब लोग अपने इनकी आज़ाद हिंद फौज से इतिहास है। और जो लोग ट्वीट उठा के कर देते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है? क्या वो ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं? उन्होंने तिरंगा नहीं लगाया अपने हेडक्वार्टर पे आरएसएस ने। सर हम तो कवर करते हैं, और किया भी कितने। जब शहादत, जब तिरंगा में लपट के ना, जब फौजी की बॉडी आती है ना, तो पूरा शहर रोता है, पूरा शहर। जिन लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगाया, अपनी आइडियोलॉजी में तिरंगा नहीं है, वो दूसरों को उग्रवादी बताते हैं। कोई समस्या नहीं भाई शुक्ला जी, ना हम इमोशनल होते हैं। लड़ाई, अपनी जंग, अपनी कलम, अपनी जवान, ये लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये हमें अग्रेसिव करना चाहते हैं, लेकिन हमने संयम बरतना है, हथियार नहीं। इनको आवाज़ के साथ, अपने बोलों के साथ इनके साथ लड़ेंगे, हर गोली का मुकाबला करेंगे, हर चीज़ को अपने ऊपर सहन करेंगे। 400 से ऊपर ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। इतने बड़े बड़े वहाँ पर वहाँ गोलीबारी हो रही है, जैसे यूक्रेन और रसिया की है। देखना हमारा संयम, इनके जबर के ऊपर हमारा सब्र भारी पड़ेगा, और हम अपने पूरे देश के किसान और मज़दूर को खुशहाली की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारा मानना है, हमारा संकल्प है। रही बात आंदोलन जीतने की, जब भी कोई लड़ाई होती है या कुछ तरह की मूवमेंट होती है, सरकार की असेसमेंट होती है, ये ड्रामाबाजी करने के लिए लोग आए हैं। और इनके बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बातचीत कराएंगे, और इनकी जथेबंदी को हो जाएगा, हाँ हमारी बड़ी बड़ी जथेबंदी, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठक हो गई है, फ़ोटो आ गई है, मीडिया में आ गई है, नेशनल मीडिया में आ गई, चलो, और इसके बाद घर चले जाएंगे। उनको हमारी असेसमेंट है भी, ये लोग आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं, ड्रामाबाजी करने के लिए नहीं आए हैं। और किसी भी लीडर और किसी भी किसान से आप जाकर पूछ सकते हैं, जान जाए तो जाए, लेकिन आंदोलन नहीं हारेंगे, पीछे नहीं मुड़े। सरकार गोली चलाकर भगा सकती है, किसी तरह का कोई और अपना हथकंडे अपना सकते हैं, लेकिन हमने बड़े बढ़िया तरीके से देखा आपने। ठीक है, कोई वहाँ पर दूसरे बॉर्डर के ऊपर खनौरी वाले पर एक पुलिस वाला पकड़ा, लोगों को अग्रेसिव कर रहा था, रोड़े मारने के अंदर पकड़ा गया वो पुलिस का मुलाजिम। उसके बाद बार बार फ़ोन आए कैथल एसपी का और सीआईडी का, जो बड़े अफसर थे। ये सरकार करती है, ये बोलती कुछ है, देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश बेच दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मणिपुर के अंदर तार तार कर दिया। तो गौ के नाम पर इन्होंने किया सबसे ज़्यादा हालात। गौशाला के अंदर देख लेना, कोई चमड़ी बेचता है, कोई वहाँ से उनकी हड्डियाँ बेचता है, कंगाल बेचता है उनकी। ये सब लोग ड्रामेबाज हैं। कहीं पर कहेंगे हम बीफ पर वो नहीं लगाएंगे पाबंदी, कहीं पर कहते हैं भी यहाँ तो हम अगर किसी के पास बीफ है उसको मार दिया जाएगा। दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, प्रोपेगंडे वाले लोग हैं,
षड्यंत्रकारी लोग हैं, लंबे समय से समाज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, हरियाणा पंजाब पिछले आंदोलन के अंदर जो भाईचारा बना और जो दूसरी स्टेटों के साथ बना, वो लोग मानते हैं। मैं पंजाब में हरियाणा से हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों से अपना उनसे बातचीत हुई, भाई ये पंजाब वाले दाढ़ी वाले लोग ही कुछ करेंगे, उनको इन्होंने तोड़ दिया, वैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको इन जैसा बनाना चाहते हैं। और फिर देखना है कि देश का निर्माण कैसा होगा। वैसे बड़ा दुख के साथ ये स्टोरी करी मैंने, क्योंकि मैं लोग लिख रहे थे मेरे को, और तो मैंने ये कहा और मैं खुद भी बड़ा तकलीफ़ हुई कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मैं खुद इमोशनल हो गया। और जिसके भाई ने अपनी शहादत दी हो, इंसर्जेंसी के अंदर ही वो शॉट डेड, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में लड़ा हो देश के लिए, जिनके फादर देश के लिए लड़े हों। और यहाँ पे मेरे को याद है पिछली बार 2021 1 जनवरी मैंने स्टोरी की थी, तो एक बुज़ुर्ग थे झाड़ू लगा रहे थे, वो खुद आर्मी में थे, उनका बेटा आर्मी में था और उनका पोता शहीद हुआ था। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ लिखने से पहले, बोलने से पहले थोड़ा समझ लें। ये मत करें कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो दिल की दूरी आ जाएगी ना, वो कम होने में बहुत वक्त लगता है। वो घाव दिखता नहीं है, लेकिन सबसे गहरा होता है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है। सेवगी शाइन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।